बट एक बात बताओ, मजा नहीं आया क्या उन एक्स्ट्रा क्लासेस के अंदर? कौन है ये गद्दार? हेलो हेलो, गद्दार तो यही भर रखे हमने। अरे जो मिक्स क्लासेस हुई थी, कंबाइंड क्लासेस हुई थी, जिसमें मैंने मेरी बात सुनो, वो जो क्लासेस हुई थी जिसके अंदर अपन ने बेलमेंट प्लेज और ये सब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा था, मजा नहीं आया उसमें? हरे कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कौन है झूठी? आई थी। बट आपको अच्छा नहीं लगी वो क्लास? ठीक है, ठीक है भाई, नहीं लगी तो नहीं लगी, क्या कर सकते हैं, क्या बोलूं मैं? पूरी पूरी जान खोल के रख दी, गला खोल के रख दिया इंसान ने। नहीं, आप तो रहने दो, आप क्या होगा? अब तो कोई बात नहीं, इतनी बुरी नहीं थी भाई। भाई खिड़की खोलो यार, खुली हुई है क्या? ये तो इसको तो गिरा दूंगा नीचे ये तो आ भी जाएगी। नहीं नहीं, सब समझ गए हम। मैं आप सबसे तहे दिल से सॉरी मांगना चाहूंगा इस बातों के लिए आप सबने जो झेला और जो देखा भी और जो सुना, ठीक है, उसके कानों से तो खून भी निकल गया उसके तो मैं तहे दिल से माफी मांगना चाहूंगा आपसे इस बात के लिए। चलिए, कल अपना फाइनली दिल्ली यूनिवर्सिटी 1:30 बजे से। एक दिन की हो रही है फाइनल, ये हुआ है ना? 2 दिन की कॉन्फ्रेंस है, उसमें मेरा एक दिन का ही सेशन है। मैं कल नहीं आऊंगा, ठीक है? मतलब चेहरे से हंसी बंद नहीं हो रही इसकी, रुकी नहीं रही हंसी इसकी। और किसी टीचर से तो नहीं पूछते आप इतना। दिल्ली हमेशा के लिए मैं क्यों जाऊंगा? मैं गुड़गांव में अपना जॉब छोड़ के जयपुर वापस आ गया, और डीयू में मैं आप लोगों से दूर नहीं रह सकता, मैं आप लोगों से ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकता, ठीक है? तो इसलिए मैं सिर्फ सेकंड को आई हैव अ सेशन इन दिल्ली, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ठीक है? थर्ड को मेरा बर्थडे है। सुन तो लो, अरे सुन तो लो मेरी बात। 4 तारीख को, ठीक है, मैं यहाँ पे वापस आ जाऊँगा, है ना? और 4 तारीख को जो मैं वापस आऊँगा, उसमें मेरी बात सुनो, संडे है, तो मैं थर्ड को मतलब लाइक फोर्थ की मॉर्निंग में 3 o'clock आई लीव दिल्ली, ठीक है ना? आई ड्राइव टू जयपुर, और मेरे को लगता है मैं 12-1 बजे तक आ जाऊँगा ना, मेरे को दिक्कत नहीं है। क्या? 1 मिनट बैक जाके, चलो 1 सेकेंड, अभी ठीक है? ठीक है, टाइम में हम वापस से चले जा रहे हैं, ठीक है? हाँ, वो डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम लूप कैसे बनाते हैं वो, ऐसे कुछ बना, वो ऐसे करके जूम। हाँ, सेकंड को मैं दिल्ली सेकंड को दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरा लेक्चर है, ठीक है, अबाउट फाइनेंस, ठीक है, अबाउट पर्सनल फाइनेंस, ठीक है? फिर थर्ड को, ठीक है, थर्ड को मेरा बर्थडे, तो आई स्टे इन दिल्ली ओनली, मैं दिल्ली रुक रहा हूँ। एंड फोर्थ को आई कम बैक, मैं फोर्थ को वापस आ जाऊँगा, तो फोर्थ को आई बी बैक इन जयपुर, एंड मैं दिन तक पहुँच जाऊँगा 11-12 बजे तक। तो फिर आप लोग का जो डे टाइम का जो सेशन होगा संडे वाले दिन, मतलब मेरे हिसाब से 8 से 12 शायद मनोज सर क्लास लेंगे, 12 से 2 अगर कोई और टीचर क्लास लेता है तो ठीक है, आई टेक योर क्लास एट 2 o'clock, और अगर 2 बजे से कोई नहीं लेता तो मैं 12 बजे। भाई तुम सीए कर रहे हो,
नहीं तो मैं मेरे को वापस जाना है ना 6 तारीख को 7 तारीख को, इसलिए मैं ले रहा हूँ। नहीं तो मैं 4 को जेन्युइन ही नहीं लेता। ठीक है हाँ, देखते हैं लॉ या ऑडिट दोनों में से जो भी। ठीक है लॉ ले लेंगे। हाँ ठीक है लॉ ले लेंगे और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा कर लेंगे। फाइन। और तो फिर आपकी मतलब 5 तारीख को क्लास होगी, 6 को क्लास होगी, फिर 7 8 और 9 को भी हो सकता है। 7 और 8 तो मैं नहीं हूँ। 9 को आई कैन टेक योर क्लास इन दी डे टाइम। 9 को आई बी बैक। मैं 9 को आ जाऊँगा। मेरी फ्लाइट है 11:20 की। मतलब 11:20 मे बी आई बी बैक टू जयपुर। मेरे को देखना पड़ेगा टाइमिंग का एग्जैक्टली। ठीक है तो फिर मैं आप लोगों का क्लास ले लूँगा। ठीक है उस दिन मतलब 7 और 8 की छुट्टी और 2 और 3 की छुट्टी। इन शॉर्ट बात खत्म हो गई। अब वन चालू करते हैं। तो आपको क्या है, आप अब लो अब क्या, संडे को पार्टी करते हैं बस डन। संडे को अपनी क्लास के बाद वील हैव अ पार्टी। आपको हम स्पेशली बुला लेंगे, हम बोल देंगे कि आप आ जाओ। चलिए हाँ 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 ठीक है सही है सही है सही है सही है। अब मेरी बात सुनिए। पेज नंबर बताइए। चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फॉर्मेट ऑफ एसपीएल। अरे अरे अचानक से इतना जूम कैसे हो जाता है? कहाँ पे? अच्छा ठीक है। ठीक है चलिए अब हम बात करते हैं किसके बारे में। रिकॉर्डिंग ऑन है ना? एसपीएल के बारे में बात करते हैं। और ये क्या हो रहा है? ठीक है ये एसपीएल का फॉर्मेट है। ओके हाँ जी। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ एसपीएल। ये एसपीएल का फॉर्मेट है। हाँ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट है। इसमें पहला आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सेकंड आता है अदर इनकम्स। तीसरा आता है टोटल रेवेन्यू। चौथा आता है एक्सपेंसेस। इसमें पहला होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का ही पार्ट होता है वो। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम के अंदर आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड इज इक्वल्स टू, ठीक है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग या फिर चेंज इन इन्वेंट्री। ठीक है हाँ जी। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस ये मैंने
एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, फाइनेंस कॉस्ट। वो देख के तो बता रहे कम से कम, आपने तो बिना देखे भी नहीं बताया। नालायक, शर्म नहीं आई आपको? वेरी गुड। अदर एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस। हाँ हाँ हाँ, सुन लीजिए, टोटल एक्सपेंसेस। फिर फिफ्थ आता है आपका, तो फिफ्थ में अपन क्या करते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पीबीटी। थर्ड माइनस टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। फिर सिक्स्थ आता है आपका टैक्स, फिर टैक्स आ जाएगा। फिर आता है टैक्स के बाद आता है आपका सेवन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फिर एट्थ आता है आपका ट्रांसफर टू रिजर्व। पहले डिविडेंड, डिविडेंड पेड आएगा। चलना यार, इतना क्या स्लो चल रहा है। ठीक है, प्रेफरेंस डिविडेंड, इक्विटी शेयर डिविडेंड। ठीक है, फिर आता है आपका नाइन्थ, ट्रांसफर टू रिजर्व। ऊपर भी आ सकते हैं ये। टेंथ, सरप्लस इन एसपीएल, ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। ओके, दिस इज योर एसपीएल, ये आपका एसपीएल है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसा सा नजर आता है आपको। आज ही चलना है। मैं इनको बोलता हूँ यार, इसको है ना थोड़ा सा क्लीन करवाओ, जो इसमें पुराने आइटम्स हैं उनको डिलीट करवा, मेन मेन चीज़ें जो हैं। तो बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है यार, क्या मतलब निकलता है। साफ नहीं कर, प्रबंध करवाते हैं। मैं तो कह रहा हूँ स्वच्छ भारत अभियान चला देता है एक दिन। मेरे को लगता है गर्दन पकड़ के लेके आना पड़ेगा बंदे को। और कौन है यहाँ पे, हु इज द रिस्पॉन्सिबल, यू आर द, चल चलो छोड़ो ये सब बातें। आर यू डन विद दिस? ठीक है, ये आपका पूरा एसपीएल आ गया। इन आइटम्स की अब आपको क्या करनी है, ऑडिट करनी है। इन आइटम्स की ऑडिट करनी है। ओके, इन आइटम्स के लिए अपने को क्या चेक करना है, एजर्शंस चेक करने हैं। इन आइटम्स के लिए अपने को क्या करना है, एजर्शंस चेक करने हैं। ये जो आइटम्स है ना, ये कहलाते हैं ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। ये कहलाते हैं क्या है, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स कहलाते हैं। समझ आ गया? तो ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स कहलाते हैं। तो हमें ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स के लिए कुछ एजर्शंस को चेक करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, एजर्शंस को चेक करना पड़ता है। सर ये एजर्शंस का मतलब क्या होता है? हाँ हाँ, ई आर ओ सी वी ये तो है ही। मतलब क्या होता है, मतलब समझो, मतलब के अंदर क्या क्या आता है वो नहीं, मतलब क्या होता है इसका मीनिंग।
मेरे को लगा कि कोई तो बताएगा। हाँ, रिप्रेजेंटेशंस बाय मैनेजमेंट दैट आर एम्बॉडीड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बहुत बढ़िया लगा है जान के अब। अच्छा चलो। आपको थोड़ा ऐसे एग्जांपल देके समझाता हूँ। आप है ना इसको ऐसे 580 से कंपेयर मत कर लेना। रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस बाय मैनेजमेंट इज डिफरेंट एंड असर्शंस आर डिफरेंट। चलो अब मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। आपके सामने लिखा है मैंने, आप यहाँ पे एमसीसी की ऑडिट पे आए हो और आप यहाँ पे आपको ऑडिट करनी है एसी की। हाँ, एसी। ठीक है। अब एसी की आप ऑडिट कर रहे हैं, क्या आपके लिए बस इतनी इंफॉर्मेशन रेलेवेंट है या आपको इसके अलावा और भी इंफॉर्मेशन चाहिए? क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? इन्वेंट्री? एसी की कौन सी इन्वेंट्री आ रही है भाई? कब खरीदे थे? क्या? उससे मेरे को क्या लेना, एसिड को क्या लेना देना रिपेयर कराने से? मैं तो वाउचिंग बोल ही नहीं रहा, मैं तो सिर्फ एजर्शंस बोल रहा हूँ। एसी की ऑडिट बोल रहा हूँ। एसी तो आइटम है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफिस इक्विपमेंट का पार्ट है। ऑफिस प्लांट एंड मशीनरी का पार्ट है, तो प्लांट एंड मशीनरी के अंदर की ऑडिट कर रहे हो आप, तो प्लांट एंड मशीनरी की ऑडिट कर रहे हो। मतलब मैं वेरिफिकेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। अब बताइए इनका प्राइस क्या था, ऑथराइज पर्सन ने खरीदा था कि नहीं खरीदा था, और इनवॉइस चेक कर लेंगे। ठीक है, और डेप्रिसिएशन सही चार्ज करेंगे। भाई पहले तो मेन बातों को फोकस करो ना यार। फिजिकल एग्जिस्टेंस, कितने एसी हैं, कौन कौन सी क्लासरूम में लग रहे हैं। मैंने कहा एमसीसी के अंदर बोल रहा हूँ, तो टोटल एसी कितने हैं? 60। कौन कौन सी कंपनी के कब कब परचेज करे, कितने में परचेज करे, क्या उनका पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ। समझ रहे हो क्या? तो मैनेजमेंट क्या करती है जब कोई आइटम के बारे में बताती है फाइनेंशियल स्टेट, देखो मेरी बात समझो। आप मेरी बात समझना, आप एक मूवी देखने जाते हो तो यू लिव इन दैट पिक्चर। ये तो मूवी होती है भाई, मूवी का यही तो काम होता है कि आप उसको जियो। करेक्ट। आप मूवी देख रहे हो और आप किसी और जिंदगी को जी रहे हो तो मतलब ही नहीं ना कोई मूवी का। ऐसा ही होता है कि नहीं होता बताओ? भाई अपन केजीएफ देखने गए, अब हो सकता है आप में से किसी ने केजीएफ नहीं देखी हो। ठीक है, तो भगवान भला करे उसका। किस किसने नहीं देखी? ओह माय गॉड, भाई नहीं देखी? देखो तो सही एक बार। 1 2 3 4 5 6 आपने देखी है? हाँ, वेरी गुड। आपने ब्रह्मास्त्र देखी है? नहीं नहीं, जिन्होंने केजीएफ नहीं देखी और ब्रह्मास्त्र देखी है। लाइगर देखी है? खुद ने सजा दे ली। इतनी देर तक अनन्या पांडे को देख के आए, अब तो नरक जी का है, नरक। दृश्यम देखिए, दृश्यम तो देख सकते हो क्योंकि वो है तो कॉपी ना साउथ की। मलयालम मूवी की तो कॉपी है। बोले हाँ सही बात है, सही बात है। मतलब तुम लाइगर देखने का, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा, सच में कुछ नहीं बोलूंगा। तुम्हें अपने कर्मों की सजा मिल चुकी है। लाइगर देखने का, वो उसमें तुम्हें भूल गए थे कि अनन्या पांडे है उसमें। भाई उसमें मतलब केजीएफ वाला यश भी आ जाए और फिर भी अनन्या पांडे आ जाए ना, तो भी मूवी फ्लॉप ही होगी। कोई नहीं बचा पाएगा। बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ जिंदगी में। ठीक है, मतलब मतलब शी इज नॉट इवन आई कैंडी यार। मतलब आप सोचो, मतलब उसको देखने भी नहीं जाए लोग। मतलब अगर किसी मूवी में नौरव फतेह का डांस हो ना, तो फिर भी एक बार इंसान चले जाए। अनन्या पांडे, छोड़ो सब, तो मेरे को बात ही नहीं करनी इस बारे में। मैं खुद ही एग्जाम्पल, मेरे को पूछना नहीं है किसी से कुछ, मैं खुद ही एग्जाम्पल देता हूँ। भाई केजीएफ थी मूवी, एंड केजीएफ वाज द मूवी, केजीएफ 2। ठीक है, जैसे ही आई मैंने 1 या 2 दिन में देख ली थी, तो आई लिव दैट मूवी। मतलब मूवी के अंदर जब रॉकी भाई मर रहे थे, रॉकी भाई बोलते हैं उन्हें, ठीक है,
द एक्टर वॉज, एक्टर का जो नाम था मूवी के अंदर वो रॉकी था, ठीक है। और तो रॉकी भाई निकलता है मुंह से, ठीक है, क्योंकि मूवी के अंदर बनाया उसको इस तरीके से, ठीक है, रॉकी भाई बनाया था, ठीक है, सलाम रॉकी भाई, ठीक है, यही चल रहा था। इसके ऊपर पूरा गाना भी बना दिया उन्होंने, ठीक है। अब क्या था, अब रॉकी भाई जो था ना, जब रॉकी भाई को गोली लगी तो हम लोग को भी दुख हुआ। हम लोग थे कि हम लोग वहीं केजीएफ के अंदर खड़े हैं, ठीक है, वहां पे उनको गोली लग रही है, वहां पे हम उनको उठा के लेके जा रहे हैं वो इलाज हो रहा है उनका। उसके बाद वो सब हमने फील करा है, वी लिव्ड इट इन दैट थिंग। समझ आ रहा है क्या? तो जब आप ऑडिट करने जाते हो ना, तो यू हैव टू लिव इन दैट ऑडिट। आपको बाकी सारी चीजें भूलनी पड़ती है, सिर्फ आपका एक्सपीरियंस काम आएगा, बाकी कोई चीज काम नहीं आएगी। भाई हर एंटिटी अपने आप में अलग है। अब आता है अपने मुद्दे की बात। हर एंटिटी अपने आप में अलग है, हर एंटिटी का काम अलग है, वर्क कल्चर अलग है, एसेट्स अलग है, लाइबिलिटीज अलग है, इनकम्स अलग है, एक्सपेंसेस अलग है, ठीक है, सेल्स अलग है, परचेजेस अलग है, सबका कोई रेप्लिकास होती ही नहीं है। हाँ, सिमिलर स्टैंडिंग की जो कंपनीज होती है वो कुछ हद तक सेम हो सकती है, बट एग्जैक्टली सेम होना तो पॉसिबल ही नहीं है किसी भी कंडीशन में। तो जब आप एक ऑडिट करने जाते हैं, तो आपको, आप मैनेजमेंट हो, आप मुझे अगर सिर्फ ये बोलते हो कि हमारे पास इतना सिक्योर्ड लोन है, मतलब हमने लोन ले रखा है, हमारे पास बिल्डिंग है, हमारे पास फॉर एग्जांपल एसी है, तो इट्स नॉट अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन। मैं किसी दूसरे की इंफॉर्मेशन के बेसिस पे तुम्हारी ऑडिट नहीं कर सकता भाई। एजर्शंस के, एजर्शंस का मतलब होता है मैनेजमेंट के वो रिप्रेजेंटेशंस, दोज रिप्रेजेंटेशंस बाय मैनेजमेंट, जहां से मैनेजमेंट आपको उन पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंसेस का या ट्रांजैक्शन की डिटेल्स देती है। ये कोई मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, कोई ऑडिट एविडेंस नहीं है, ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है जो उसको पूरा करना पड़ेगा, विच आर एम्बॉडीड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा बन के आपके सामने आता है। और अगर वही नहीं आएगा तो आप ऑडिट कर ही नहीं सकते, इट्स इम्पॉसिबल टू डू दी ऑडिट। मैनेजमेंट के पास गया, मैनेजमेंट ने कहा एसी है हमारे पास, भाई मैं नहीं कर सकता ऑडिट। मैनेजमेंट ने कहा बिल्डिंग है हमारे पास, मैं नहीं कर सकता। सिक्योर्ड लोन है हमारे पास, मैं नहीं कर सकता। बट मैनेजमेंट ने हमें ऐसा कहा कि देयर इज अ प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख की है, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख की है, लेस डेप्रिसिएशन 70,000 पिछले साल का, लेस डेप्रिसिएशन करंट ईयर का 13,000 रुपये, टोटल डेप्रिसिएशन 83,000 रुपीज, बैलेंस 1,17,000। नाउ दिस प्रोवाइड्स मी दी कंप्लीट एजर्शन। इसको देखिए, इससे एजर्शन क्या दिख रहा है? इससे एजर्शन दिख रहा है, पहला ओपनिंग बैलेंस 2 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 1,17,000, करंट ईयर डेप्रिसिएशन, ओपनिंग सॉरी 2 लाख ओपनिंग बैलेंस नहीं है, 1,30,000 ओपनिंग बैलेंस है। बुक वैल्यू, सॉरी परचेज प्राइस 2 लाख रुपए, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का टोटल 70,000, ठीक है, बुक ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, करंट ईयर डेप्रिसिएशन 13,000। अब मैनेजमेंट ने आपको ये बताया कि नहीं बताया? हाँ, दिस इज एन एजर्शन। तो मैनेजमेंट ने तुम्हें कोई स्पेसिफिकली आगे बोला नहीं है भाई, बट तुमने जब बैलेंसेस को चेक किया तो इसके अंदर ही वो रिप्रेजेंटेशन एम्बॉडीड हो गए थे। एम्बॉडीड मतलब फॉर्मिंग पार्ट दे रहा हूं, उसी का हिस्सा बन जाना। तो मैनेजमेंट के जो रिप्रेजेंटेशन थे वो इसका हिस्सा बन चुके हैं आपके सामने मेरे बेटे। समझ आया? इसके अंदर इसका पार्ट बन चुका है वो, आपको कुछ अलग से एक्सेस करने की जरूरत नहीं है अब। हाँ, बस अब आपको क्या चेक करना है? फिजिकल एग्जिस्टेंस, क्योंकि वो बुक्स के अंदर लिख के नहीं दे सकते। समझ रहे हो? परचेज इनवॉइस, बस। और क्या देखना चाहते हो? और कुछ नहीं, हो गया वेरीफाइड। तो अगर मैनेजमेंट ने यहाँ पे बोला कि हमारे पास 5 लाख रुपए की एसी है, ठीक है, इनवॉइसेस अलग हैं, वेरीफाई अलग करवा देंगे, उनके ऊपर आज तक हमने इतना डिप्रिसिएशन लगा दिया, इतना क्लोजिंग बैलेंस है, तो दैट इज ओके। ये अपने आप में एक एजर्शन है। तो एजर्शन मतलब क्या? मैनेजमेंट के वो रिप्रेजेंटेशंस जो कि एम्बॉडीड होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, जिसके बेसिस पे ऑडिटर चेकिंग करता है। समझ आ गया? ये होता है एजर्शन। क्लियर हुआ? पक्का? तो हमने यहाँ पे देखा, ठीक है, EROCV है मेन एजर्शन, और कुछ एडिशनल पॉइंट्स। मेन एजर्शन तो ये थे
इसके अलावा कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी अपन ने कवर कर लिए थे, जो कि था हमारा ACO, DBS, BDCO, बरोबर। तो और हमने इनके एजर्शंस को इसी में डाल दिया था। अब मैं आपको चाहता हूँ कि मैं आपको एजर्शंस करवाना चाहता हूँ कौन से, लेट्स डू सम एजर्शंस ऑफ योर। हाँ जी, एजर्शंस करते हैं अपन किसके, एजर्शंस करते हैं अपन अपने। अब मैं आपको एक काम करता हूँ, चैप्टर से उठा के दिखाता हूँ एजर्शन, सो दैट यू कैन गेट मोर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। यस, ये रहा, देखिए। अकाउंट बैलेंस का मतलब क्या होता है, जिनका बैलेंस बचा है, जिनका बैलेंस बचा है उनको अपन कहते हैं एसेट या लाइबिलिटीज, EROCVA, बरोबर, बरोबर। सिर्फ प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर्स का, ठीक है, अगर आप देखो तो ऑकरेंस एंड राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ये आ गया सेम, कंप्लीटनेस ये आ गया, क्लासिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी, एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन। तो अपन प्रेजेंटेशन के टाइम पे इन सब चीज़ों का ध्यान रखते थे। और ये है आपका क्या, ये है आपका क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट, मतलब वाउचिंग वाले आइटम्स। समझ आ गया, कौन से आइटम्स, वाउचिंग वाले आइटम, ठीक है। तो यानी कि ये उठा के ले चलते हैं, ऑकरेंस, कंप्लीटनेस, ठीक है, एक्यूरेसी, कट ऑफ, क्लासिफिकेशन, ठीक है। और जो इसके अलावा है एक्स्ट्रा आइटम्स है वो यहाँ से उठा लेते हैं, जो एक्स्ट्रा आइटम्स है वो यहाँ से उठा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आएगा OCACC, OCACC, ठीक है। ओ से ऑकरेंस, मैं थोड़ा स्लो हूँ, हाँ नेक्स्ट, बराबर, ठीक है। ये तो हो गया किसके लिए, वाउचिंग के लिए, बट यही थोड़ी कंप्लीट करना है अपने को, तो इसका प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर भी तो करना है ना, जी बताइए। अब देखो इसके अंदर प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर में, ठीक है, OROCCA, OROCCA, ओ से था, ओ से 3 पॉइंट्स है, ऑकरेंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन था, तो ऑकरेंस तो सेम है, तो सेम हो गया। अभी आ गया राइट्स, ऑब्लिगेशन, फिर क्या है, कंप्लीटनेस, फिर क्लासिफिकेशन ना, क्लासिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी, एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन, क्लासिफिकेशन, अंडरस्टैंडेबिलिटी, एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन। ऑलराइट, नाउ लिसन टू मी। सो जो कॉमन है वो तो काट देते हैं, अरे हटना। सो इट्स लाइक कंप्लीटनेस इज डन, ठीक है, ऑकरेंस इज डन, ये यहाँ पे आ गए, एक्यूरेसी आई गया, एक्यूरेसी इज डन, क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो डन। समझ आ गया। तो प्रेजेंटेशन के अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ वैल्यूएशन है, अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडेबिलिटी है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। अब ये राइट्स एंड ऑब्लिगेशन बेसिकली यूज किए जाते हैं एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के लिए, बिकॉज एसेट्स आर राइट्स एंड लाइबिलिटीज आर ऑब्लिगेशन, ठीक है। या फिर इनकम जो हम कमाते हैं वो हमारा राइट होता है, और जो पेमेंट करते हैं वो ऑब्लिगेशन होता है। आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं। समझ आ गए क्या, बस यही है, कुछ 5 पॉइंट्स मेन तो, ठीक है, जो अपने को ऐसे याद करना है, ठीक है। OCACC, समझ आ गया।
अब इसमें हम कुछ हमारी जो प्रीवियस नॉलेज थी जैसे कि वेरिफिकेशन वाली, ठीक है, वो जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि सैलरीज टू एम्प्लॉयज़ या एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के अंदर एम्प्लॉयज़ होने चाहिए, तो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ ले सकते हैं, तो स्केड्यूल ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो मास्टर रोल ले सकते हैं, ठीक है, कि कितने एम्प्लॉयज़ हैं, कब ज्वाइनिंग थी, क्या सैलरी है, क्या बेसिक पेमेंट है, क्या एचआरए है, ठीक है, क्या क्या है, टैक्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये कुछ बेसिक बातें जो हम यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं ओसीए सीसी के अलावा। समझ आ गया? तो ऑकरेंस, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, कट ऑफ एंड क्लासिफिकेशन। तो रिपीट करेंगे, ओ से ऑकरेंस, ठीक है, सी से कंप्लीटनेस, ओ सी ए से एक्यूरेसी, सी से कट ऑफ, सी से क्लासिफिकेशन। वापस से रिपीट करेंगे, ओ से ऑकरेंस, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, कट ऑफ, क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो दिस इज ओ सी ए सी सी। चलिए ओ सी ए सी सी के ऊपर काम करते हैं आगे, ठीक है। इनकी फीस रिटर्न कर दो सर। अरे नहीं नहीं भाई, डबल ले लीजिए अरे वो लाएगा, देख ले, फीस उनसे डबल लेनी चाहिए भाई यार मुकेश, तुमने धोखा दे दिया यार, तुम, मेरे को लगा तुम आओगे यार, तुम आते ही नहीं हो यार। हाँ, हाँ यार चलो, तुम आ जाओ, मैं नोट्स भी नहीं मांगूंगा, पक्की बात। आ जाओ तुम, मैं नोट्स भी नहीं मांगूंगा तुमसे, ठीक है। तुम लिख भी नहीं रहे, तुम इग्नोर कर रहे हो, तुम ऊपर हो तो सही ना, हो तो सही। सर आऊँगा। कब आओगे यार? तरस गए सब, पूरी क्लास तरस गई तुम्हें देखने के लिए। ये भी हो सकता है। कल 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 नहीं, बता तो दिया ना कि कल हम मिल नहीं पाएंगे। अब वैसे तो आई गेस मैसेज भी आ ही जाएगा। तो आज एक बात बताओ, आज जो मॉर्निंग की क्लास थी वो दिन में शिफ्ट हो गई क्या? तो सबके टाइमिंग बढ़ा दिए? ओ माय गॉड, नाइस नाइस नाइस, समझ गया आपकी बात। नहीं नहीं नहीं, आपकी दुखती रस पे हाथ नहीं रखना अभी यार। सर हम रो देंगे सर, ऐसा मत करिए सर चलिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं, दैट इज सेल एंड सेल ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, दैट इज आरएफओ। आरएफओ है ना, आरएफओ, यही तो आरएफओ ही तो है, ठीक है भाई। अब देखो अपने को क्या है, अपना जॉनर बदलना पड़ेगा, क्योंकि अपन जिस जोन में थे ना अभी तक, वो बेसिकली थी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। अब अपने को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इनकम्स के बारे में। एक्चुअली में यहाँ पे अपने को ज़्यादा नहीं है, ऐसे 20 एक पेज ही है सिर्फ ये, इट्स नॉट मच। अरे आपने 80 पेज खत्म कर लिए भाई, 80 पेज 4 दिन, इससे ज़्यादा कहाँ लगे अब सुनिए मेरी बात। तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के, ठीक है, देखना सेल ऑफ प्रोडक्शन सर्विसेज, ठीक है, ओ सी ए सी सी तो अप्लाई करते हैं, ओ से ऑकरेंस मतलब ये जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं, जो गुड्स सेल या परचेज हुए हैं, वो हमारे यहाँ पे सच में अकर हुए थे कि नहीं हुए थे। सी से जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए थे सेल या परचेज से रिलेटेड, वो सारे के सारे रिकॉर्डेड है कि नहीं है, स्पेशली सेल से रिलेटेड और सर्विस प्रोवाइडेड से रिलेटेड। ऐसा तो नहीं है कि कोई अंडर स्टेटमेंट कर रखा है अपन ने, लिखे ही नहीं हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ए से जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड हैं उसके लिए इन्वॉइसेस बनेंगे, वो एक्यूरेटली रिकॉर्डेड होने चाहिए। कट ऑफ स्पेशली हमें ध्यान देना पड़ेगा 31 मार्च और 1 अप्रैल वाले ट्रांजैक्शंस का, ठीक है, कि ईयर की बिगनिंग में वो ट्रांजैक्शंस नहीं आने चाहिए जो लास्ट ईयर के थे, ठीक है, और ईयर की एंड में वो ट्रांजैक्शंस नहीं आने चाहिए जो अगले साल के लिए है या फिर जो इस साल हो चुके हैं, वो प्रॉपर्ली रिकॉर्ड होने चाहिए। लास्ट है उसका प्रॉपर क्लासिफिकेशन होना चाहिए कि कौन से नेचर का ट्रांजेक्शन है, ठीक है, आरएफओ है, अदर इनकम से क्या है, प्रॉपर्ली क्लासिफाइड होना चाहिए। अब थोड़ा सा इसके बारे में यहीं से रीड करेंगे, ठीक है, जितना जितना बताऊंगा उतना उतना ही करना है अपने को, कि आना मैक्सिमम 6 नंबर का क्वेश्चन है, और 6 नंबर के अंदर आपको पता है 1.5 पेज, ठीक है। तो अब सेल ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, अब सबसे पहले शुरुआत वैसे ही होती है इंट्रोडक्शन से,
ठीक है, तो बेसिक फॉर्मेट हमारा एकदम एग्जैक्टली सेम रहने वाला है, उसके अंदर हमारा कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो वाउचिंग करो या वेरिफिकेशन करो तुम, बेसिक फॉर्मेट तुम्हारा इंट्रोडक्शन से ही चालू होगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले उस चीज़ के बारे में बताना है। उससे क्यों बताना है, क्योंकि जिसकी तुम वाउचिंग कर रहे हो ना, अब वाउचर्स में होता क्या है, वाउचिंग में होता क्या है, मैं ऑनेस्टली बताऊँ ना आपको, वाउचर्स में एक वाउचर बुक पकड़ा दी जाती है आपको। क्या पकड़ा दी जाती है? वाउचर बुक पकड़ा दी जाती है, एक नहीं होती, मल्टीपल वाउचर बुक्स होती है, उसको चेक करते जाओ एंट्रीज के हिसाब से। अब पहले क्या होता है आपको मैं बताता हूँ, व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन केस ऑफ एनी एंटिटी, किसी भी एंटिटी के केस में क्या होता है वो बताता हूँ मैं आपको। किसी भी एंटिटी के केस में, चलो अब तो फिजिकल ट्रांजेक्शन नहीं होते, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होते हैं, नहीं तो पहले होता था वाउचर बनती थी, तो वाउचर बुक में लिखा जाता था, उसके बाद वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाके फिर अकाउंटेंट उसका जर्नल लिखता था। समझ आया क्या? कि अच्छा ये तो हर चीज़ की रिकॉर्डिंग होती है। तो सबसे पहले होता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। क्या होता है? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। तो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन सबसे पहले वाउचर बुक में किया जाता है, उसके बाद उसकी जर्नल होती है, फिर जर्नल के बाद क्या करते हैं? लेजर। लेजर के बाद बनाते हैं अपन ट्रायल बैलेंस। ऐसे ही होता है, यही होता है। तो आपकी जो वाउचिंग है वो यहीं तक की है, और साथ में लास्ट में पीएनएल तक की। ठीक है, तो आपको वो नहीं जाना, बैलेंस शीट पे नहीं जाना, बट पीएनएल तक तो जाना है आपको। अब देखो, सेल एंड कलेक्शन साइकिल ऑफ बिजनेस रेफर्स टू द सेट ऑफ प्रोसेसेस। सेल और कलेक्शन साइकिल का मतलब क्या होता है? ऐसे सेट ऑफ प्रोसेसेस जो कि बिगिन होते हैं कस्टमर से गुड्स परचेज करके एंड एंड विद द एंटिटी रिसीव द कंप्लीट पेमेंट अगेंस्ट द सेल। तो जब कस्टमर आते हैं हमारे पास गुड्स खरीदते हैं, और जब हम उनसे पैसा ले लेते हैं, तो हमारी सेल्स एंड हो जाती है। समझ आ गया? तो एक साइकिल हमारी एंड हो जाती है। सेल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, विच विल हैव द कंसिडरेबल इफेक्ट ऑन द प्रॉफिट जनरेटेड। सबको पता ही है चीज। ठीक है, कि इसी का इम्पैक्ट आता है। क्लोजिंग स्टॉक एक्सेट्रा। एज पर ऐसे 315 द रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट इन केस ऑफ रेवेन्यू आइटम इज जनरली हाई। 315 के हिसाब से यहाँ पे जो रिस्क है एमएमएस का, वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। एज पार्ट ऑफ द ईयर एंड, एज पार्ट ऑफ द ईयर एंड मतलब, ईयर एंड मतलब समझ गए? कट ऑफ। As part of the year-end audit of an entity's financial statement, auditor tests sales transactions and the internal control over the transaction to ensure that entity is not materially misstating its revenues or account receivable. तो एंटिटी क्या नहीं कर रही? रेवेन्यूज और अकाउंट रिसीवेबल को ढंग से शो तो कर रही है, मिस स्टेटमेंट तो नहीं दिखा रही, क्योंकि मिस स्टेटमेंट ऐसे ही दिखाया जाता है। देखो मेरी बात सुनो, एग्जाम के अंदर क्या होता है, एग्जाम के अंदर जो है ना हमारे लास्ट के आंसर्स होते हैं ना, वो काफ़ी फनी होने लग जाते हैं। स्टार्टिंग में हमें बेस्ट बेस्ट आता है, बीच में ठीक ठाक चलता रहता है, पर लास्ट में जब हमारे पास टाइम कम होता है और हमारे पास टाइम भी नहीं है, हमें ढंग से आता भी नहीं है, तो फिर हम कुछ भी लिखते हैं, फिर हमसे बस एक्सप्लेन करना चालू कर देता है विद दी बेस्ट ऑफ द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस दैट यू हैव गेन इन द एंटायर लाइफ टाइम। ठीक है, तो अपनी ज़िंदगी के 18 सालों में, 19 सालों में, 17 सालों में जो भी तुमने ज़िंदगी में मेहनत करके अचीव किया है, तुम बस उसी मेहनत से, ठीक है, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन लिख देते हो। अब अगर तुम्हें क्वेश्चन दे दिया सेल्स सर्विस, अब तुम्हें, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, तुम में से कोई भी एक जना ऐसा हो सकता है कि आराम से जो एक एक दो दो पेज भर दे सेल्स सर्विस पे, ये तो कुछ भी लिख देगा सेल्स से रिलेटेड, बस उसमें सेल्स आएगा जरूर। ठीक है, कि हाँ हमारी शॉप है, हम वहाँ पे गुड्स बेचते हैं, हम ये आइटम बेचते हैं, वो आइटम बेचते हैं। ठीक है, उसके बाद में जैसे हम फर्नीचर बेचते हैं, तो फर्नीचर जो होता है ना वो 3 तरीके का होता है हमारी दुकान पे। फिर फर्नीचर जो होता है वो 3 तरीके का होता है। एक तो जो हम फर्नीचर में क्या करते हैं, सिर्फ रॉ मटेरियल सेल करते हैं। एक जो हम क्या करते हैं, जो हम, ठीक है, प्लाईवुड के आइटम सेल करते हैं। एक जो हम वुडन आइटम सेल करते हैं। वुडन आइटम्स के हमारे पास जो लकड़ी होती है ना वो 3 तरीके की होती है। नहीं, आप समझ रहे हो बात क्या है? मतलब कि आप बनाते हैं इसका बीकॉम, ठीक है, तो आप कर देते हो लास्ट के अंदर जाके कबाड़। सबको पता है ये चीज, क्योंकि हमें लगता है कि हमें कुछ तो मिलेगा, क्योंकि हमारे दिमाग में बचपन से मेंटालिटी क्या बन रखी है कि छोड़ के कुछ मत आना, करके लिख के सब कुछ आना, कुछ तो मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? जीरो ही मिलेगा, और गलती से आधा नंबर मिल गया तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ठीक है, हमें बूंद बूंद करके 40 नंबर चाहिए। समझ रहे हो क्या? तो क्या है, हमारी मेंटालिटी ऐसी हो चुकी है, हमारी सोच ऐसी हो चुकी है। तो क्या होता है, ये चीज ना ईयर एंड पे भी कंपनीज के ऊपर भी एप्लीकेबल होती है। उनको आखिरी में जो एडजस्टमेंट्स करने होते हैं ना, वो मार्च के अंदर खूब भर भर के एडजस्टमेंट करते हैं। नॉट ओनली दिस, एवरी सिंगल एंटिटी। आप देखो, मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। हम लोग के पास क्या इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हम लोग के पास फिजिकली नहीं आता, सिर्फ ऑनलाइन आता है। ये मेरे कैफे की बात कर रहा हूँ मैं, तो ऑनलाइन वो देते ही नहीं फिजिकली बिल, दे के नहीं गए फिजिकल बिल, मान लो लेट्स सपोज। ठीक है, मार्च की बात होगी, ऑनलाइन बिल आया, हमने ध्यान दिया नहीं। ठीक है, पेटीएम पे ध्यान दिया नहीं मैंने, ठीक है, कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अब वो एक दिन पहुंच गए, ठीक है, तो मेरे पास फोन आया कि सर ये बिजली काटने वाले आया है। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा जमा करा तो दिया था। मैंने कहा तो बिल ही नहीं आया।
फिर मैंने चेक करा तो बिल ड्यू था, ठीक है। तो फिर मैंने उनको कहा 2 मिनट दो, मैंने 2 मिनट में डिपॉजिट करके उनको स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया और चले गए, ठीक है। मैंने कहा यार तुम आज तक तो आए नहीं, मतलब क्या होता है, कभी कभी हमसे ऐसा हुआ है, स्पेशली मेरे से तो ऐसा होता है कई बार, कि जैसे बिल आया, मैंने कहा हाँ करा देंगे करा देंगे करा देंगे करा देंगे, ठीक है, और वो रह जाता है। फिर उसके बाद वो रह गया भूल गया, मैं ध्यान ही नहीं था, मतलब इट्स नॉट अबाउट कि यार ठीक है कि पैसा डिपॉजिट करवाना नहीं है अभी, इट्स अबाउट भूल गया, ठीक है, इग्नोरेंस, आउट ऑफ इग्नोरेंस, है ना। तो निकल गया महीना, ध्यान नहीं रहा, अगले महीने का बिल आया, तो मेरे स्टाफ बोले कि सर अगले महीने का बिल आ गया सर, ये तो डबल जुड़ के आ गया, पिछले महीने की पेनल्टी भी लग गई। मैंने कहा अब लग गई तो लग गई, मैंने कहा भूल गया तो भूल गया, मैं कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा तुम लोग रिमाइंड करा दिया करो जब बिल आए लास्ट डेट पे मेरे को, तो ये लोग रिमाइंड करा देते हैं आजकल ये लोग, ठीक है, हैबिट डाल दी मैंने, बट फिर भी मान लो अगर मैं भूल गया जस्ट इन केस, तो 2 महीने का बिल मैं एक साथ जमा करा देता हूँ, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। पिछली बार भी मैंने 2 महीने का बिल जमा कराया, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे मैं बिजी था, मेरे को ध्यान ही नहीं रहा, अभी दादाजी जब नहीं थे तो उस टाइम पे मेरे को ध्यान ही नहीं था, निकल गई तो निकल गई डेट, ठीक है। ऑफिस से फोन उन्होंने किया नहीं क्योंकि उनको पता था कि अभी फोन कर नहीं सकते, ठीक है भाई, मोमेंट ऐसा था, वो लोग भी भूल गए थे तो उन लोग को भी ध्यान नहीं था, अब निकल गया तो निकल गया। अब ठीक है, 2 महीने के बाद मैंने जमा कराया, मान लो करा दिया, कोई दिक्कत आई नहीं आई, मगर यही चीज मैंने क्या कहा, मार्च के अंदर क्या हुई थी, सिर्फ एक महीना, 1 महीने का बिल, वो भी 2 या 3 दिन डिले, वो 2 या 3 दिन डिलेड, मतलब अगर मान लो मार्च का बिल है 24 तारीख का, 26 तारीख को वो आ गए या 27 तारीख को वो आ गए, आए नहीं मतलब फोन आ गया था मेरे पास, तो जानकारी तो है ही, तो फोन करते हैं, अरे दीक्षांत जी क्या हो गया यार, ऐसे क्या कर रहे हो, मैंने कहा क्या कर दिया भाई ठीक है, वो जमा नहीं है बिल आपका, मैंने कहा हो सकता है भूल गया हूँ, मैंने कहा मेरे को तो ध्यान भी नहीं है, मैं भी चेक कर लेता हूँ पेटीएम में स्क्रीन शॉट भेज देता हूँ, तो है, तो मैंने भेज दिया, खत्म बात। तो आप समझ रहे हो क्या होता है, 31 मार्च वाला जो महीना होता है, इनका जो मार्च वाला महीना होता है ना, इनकी सबकी क्लोजिंग होती है, और सबको अकाउंट क्लोज करने होते हैं ना, तो सब हरी में आ जाते हैं उस टाइम पे, सबको अपना पूरा पूरा पैसा चाहिए, तो उस टाइम पे लोग क्या करते हैं, उस टाइम पे ये लोग ना, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पानी वाले सब अवेयर हो जाते हैं, सारे सरकारी डिपार्टमेंट पुलिस वालों का अकाउंट क्लोज करना पड़ता है, पुलिस वाले डबल रोकने चालू कर देते हैं, ठीक है, हेलमेट 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 के लिए रोकना चालू कर देंगे, ठीक है सर हेलमेट है, ये नहीं है वो नहीं है ये नहीं है वो नहीं है, ला 200 रुपए दे दे 500 रुपए दे दे, नहीं चालान तो काटना पड़ेगा, चालान तो काटना पड़ेगा, क्योंकि उनके भाई उनके टारगेट मीट करने होते हैं उनको, ठीक है, ईयर एंड के टारगेट्स होते हैं उनके भाई, पुलिस वालों के, समझ रहे हो, ये कंपलसरी है, आई एम टेलिंग यू दी ट्रूथ। तो ये जो ईयर एंड होता है ना, ईयर एंड, ये सबके लिए अलग निकलता है, सबके, या तो ट्रांजैक्शन, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इंक्रीज हो जाते हैं, पुरानी रिकवरीज आ जाती है, सब याद आ जाता है, जेडीए, जेडी भी यही करता है, जेडीए भी यही करता है, जेडीए ने भेज रखा है मेरे को, बोले सर वो आपका जो बोर्ड लगा रखा है आपने उसका पैसा देना है, मैं हाँ कराते हैं, ठीक है, जेडी नगर निगम, जेडीए नहीं नगर निगम आता है इसके लिए। तो नगर निगम में जानकारी में फोन बात कराया तो छोड़ देता, चले जाता है, नहीं देता पैसे में, ठीक है अब आप सोचो, ठीक है, वो चला गया, फिर उसका क्या आएगा, फिर से फोन आएगा, ठीक है सर वो, मैंने कहा अरे अगले साल देख लिया, ठीक है, तो मैंने तब से लेकर अब तक एक बार भी जमा नहीं कराए, मगर ये मार्च के टाइम पे आ जाते हैं, अभी अपनी जिंदगी बढ़िया चल रही है, अभी फेब्रवरी आने दो आप, उसके बाद देखना, उसके बाद आएगा मेरे पास नोटिस, ठीक है, जयपुर नगर निगम, ठीक है, हेरिटेज, तुमने इतना बोर्ड लगा रखा है, उसका मल्टीप्लाइड बाय 370 रुपये स्क्वायर फीट का रेट, ठीक है, तुम्हारे बनते 13 14 15 हज़ार जो भी बनेंगे, ठीक है, जमा कराओ, फिर मैं उनको फ़ोन करवाऊंगा, बोले ठीक है सर। बट मेरे जैसे कई लोग, कुछ लोग तो फंस जाते होंगे, कुछ तो जमा कराते होंगे, लोग तो जमा कराते होंगे, आई मीन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू बिजनेस इन इंडिया, इट्स नॉट गुड, क्या ज़रूरत है इसकी, अपनी दुकान के बाहर कोई अपनी दुकान का नाम ही ना लगाए क्या, दुकान के बाहर दुकान का नाम लगाने का पैसा देना है, क्या बेवकूफ़ी है ये? मतलब आई डोंट कंसिडर इट एज राइट, मुझे मॉरली गलत लगता है ये, हाँ, मेरी जानकारी कैसी है, छोड़ो ना यार, अब तो यार ऐसा हर जगह जानकारी होती है इंसान की यार, ठीक है, वो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट है भाई, ठीक है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बने 7 8 साल हो गए नगर निगम में, मतलब होता है ना खासम खास, वह खासम खास मतलब इतनी जानकारी, मतलब नगर निगम से कुछ काम नहीं अटकेगा अपने कभी जिंदगी में, ठीक है। नगर निगम हेरिटेज से, 2 नगर निगम है जयपुर में, नगर निगम ग्रेटर, नगर निगम हेरिटेज, ठीक है, तो जो नगर निगम वो है हेरिटेज पुराना वाला,
उसके जो चेयरमैन थे, चेयरमैन है, और वो हमारी कॉलोनी के पार्षद भी है और मेरे पापा के बेस्ट फ्रेंड भी है। तो पूरे भरे कोविड के अंदर अपनी गाड़ी पे लगा हुआ था, ठीक है। और और वो मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर हैं प्रताप सिंह जी, उनके राइट हैंड है। तो अपने पास जो भी मतलब वो आती है, अप्रूवल आती है, वो सीधे प्रताप जी से आती है। एंड प्रताप जी वॉज नॉमिनेटेड एज सीएम ऑफ द स्टेट। मतलब बीच में जब ये आया था ना कि सीएम अपनी पोजीशन छोड़ रहे थे, तो उस टाइम पे 3-4 नाम हाईलाइट हुए थे, और 3-4 नामों में से एक नाम ये भी था, प्रताप सिंह खाते रहे था। तो वैसे करके है पूरा। तो सबकी होती है जानकारी थोड़ी बहुत, तो सबकी होती है, बट ठीक है। हाँ, आप तो रेवेन्यू साइकिल देखो। सेल्स करी आपने, जब आप सेल करोगे तो क्या करोगे? सेल्स की जर्नल में एंट्री करोगे। जर्नल में एंट्री करेंगे तो किस में एंट्री आएगी? अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल क्या होता है? डेटर। डेटर जब पैसा, अब अपन क्या करेंगे? कैश में सेल्स करी तो डिपॉजिट करवाएंगे, और चेक या चेक की स्लिप चली जाएगी। मतलब सीधी सी बात है, देखो मेरी बात, रेवेन्यू साइकिल क्या, थोड़ा गंदा बना रखा है इन्होंने डायग्राम। मतलब ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डायग्राम नहीं बनाया इन्होंने जिसको देखते समझ आ जाए। आप गुड्स बेचोगे तो सेल्स में एंट्री होगी, करेक्ट। तो इससे क्या आएगा? अकाउंट रिसीवेबल की लिस्टिंग हो जाएगी, हमारे सब डेटर्स हैं, समझ आ गया। जब वो हमें क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे। पेमेंट करेंगे या तो कैश में, या ऐसे चलाते हैं इसको, एरो चेंज कर देते हैं यहाँ पे। फिर आएगा हमारे पास कैश या चेक से पेमेंट, और फिर हम जब बैंक में इसको डिपॉजिट करवाएंगे ना, बैंक में उसे क्या करवाएंगे? बैंक डिपॉजिट करवाएंगे, तो बैंक से हमें डिपॉजिट स्लिप मिलेगी। ऑडिटर नीड्स टू ऑब्टेन अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स रेवेन्यू सेंटर्स, कि क्या है क्या नहीं है, इसकी अपने को बोलेंगे। समझ आ गया? फिर दूसरा पॉइंट बोलता है द ऑडिटर नीड्स टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैनेजमेंट कंट्रोल इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स प्रोसेस। कि सेल्स प्रोसेस होता कैसे है, कैसे आप गुड्स बेच रहे हो, ठीक है। तो ऑडिटर क्या करेगा? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को जानने की कोशिश करेगा। सेकंड पॉइंट बोलता है an auditor tests the controls the entity has set up for the sales cycle to determine how strong and reliable they are. तो ऑडिटर यहाँ पे चेक करेगा कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कैसे हैं। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स क्या होते हैं? मतलब देखो, होता ये है, जब आप ऑडिटर हो, ऑडिट करने जा रहे हो, तो आप सबसे पहले अप्लाई करोगे फैप, सॉरी रैप। रैप याद है? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। इससे क्या करते हैं अपन? टू अंडरस्टैंड द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। तो अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट, एंटिटी को समझना, उसके एनवायरमेंट को समझने के लिए रैप लगाते हैं। फिर रैप के बाद लगता है फैप। फैप होता है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, फैप जो होता है ना, उसके दो हिस्से होते हैं। सैप, सैप नहीं देते, टीओसी एंड सैप। सैप के दो हिस्से होते हैं, टॉड एंड सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर, एनालिटिकल प्रोसीजर, एआरपी। ओके, अब ठीक है। अब देखिए क्या बोला मैंने। फैप होता है, रैप है, तो रैप है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर टू अंडरस्टैंड द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। एंटिटी को समझना, उसके एनवायरमेंट को समझने को रैप कहा जाता है।
वहां से हम एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल को भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम अंडरस्टैंडिंग लेते हैं एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की, एंटिटी के एनवायरनमेंट की, हर चीज़ की। समझ आ गया? उसके बाद रैप को ख़त्म करने के बाद अपन जाते हैं किसके ऊपर, रैप जैसे अपना कंप्लीट हो जाता है तो रैप को कंप्लीट करने के बाद अपन जाते हैं फैप के ऊपर। किसके ऊपर? फैप के ऊपर, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स के ऊपर। तो जो फैप है अपना, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स है, वो बेसिकली किस चीज़ के बारे में काम करता है? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स? जो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स वहाँ पे टीओसी अप्लाई करते हैं, जिसको अपन कहते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स मतलब एक तरीके से कंट्रोल्स को चेक करना, मतलब बोले तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को चेक करना। समझ आ गया? यहाँ पे बेसिकली हम अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, अगर वो सफिशिएंट है, अगर ऑडिटर का असेसमेंट होता है कि रैप इज सफिशिएंट, तो टीओसी अप्लाई नहीं करेगा। और अगर ऑडिटर का असेसमेंट आता है रैप इज नॉट सफिशिएंट, तो वो टीओसी अप्लाई करेगा। बरोबर? ठीक है। तो रैप के बाद ऑडिटर सीधे क्या अप्लाई कर देगा? अगर टीओसी की जरूरत नहीं है तो सैप। समझ आ गए? तो रैप से सीधे सैप। और अगर मेरे को लगता है कि नहीं, मेरे को और डिटेल चाहिए अभी आईसीएस की, तो रैप से सीधे सैप। समझ गए क्या करूंगा मैं? भाई मेरे को अगर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है आईसीएस की, ठीक है, आईसीएस मेरे को सही लगता है, तो मैं सीधे सैप पे चले जाऊंगा। मेरे को लगता है ना 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 ना, थोड़ी गड़बड़ है, तो मैं रैप से सीधे सैप पे जाऊंगा। समझ आ गया क्या? बरोबर? और सैप पे जाके मैं पहले आईसीएस को चेक करूंगा, फिर सैप को अप्लाई करके टेस्ट ऑफ डिटेल्स। टेस्ट ऑफ डिटेल्स मतलब, ठीक है, वाउचिंग वेरिफिकेशन। टेस्ट ऑफ डिटेल्स मतलब वाउचिंग वेरिफिकेशन, और एआरपी मतलब ऐसे 520। समझ आ गया? मैटर क्लियर है? इफ दे आर स्ट्रॉन्ग एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, अगर आईसीएस इफेक्टिव है, तो ऑडिटर शैल रिड्यूस द एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंटिव चेकिंग, मतलब ऑडिटर सैप को रिड्यूस कर देगा। समझ आ गया? ये आप नहीं कर सकते, ये लाइन हटा देना, क्योंकि अपने 265 सेक्शन ऐसे हैं नहीं कोर्स में। मतलब कम्युनिकेशन में टीसीडब्ल्यू जिसका वो है, ऐसे का नाम, बट ये हमने कोर्स में नहीं है तो हटा देते हैं। समझ आ गया? चलो बाकी का अंडरस्टैंडिंग अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ठीक है, बाकी डिस्क्रिप्शन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके सर, आऊँगा, आप विजिट करके आओ। मुझे डाउट भी है बहुत सारा, और नोट्स भी दिखा दूंगा सर आपको। यस, आई ट्रस्ट यू मुकेश। चलो बाय।